Okay, so hello learners, welcome back with this brand new lesson. So in this particular lesson, we are going to learn about the high courts, right? In the last lesson, I already told you, भाई हमने बात कर ली थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की. बट इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी आर गोइंग टू लर्न दी हाई कोर्ट. ठीक है, आगे बढ़ाते हैं. हमारे द लक्ष्मीकांत की सीरीज को पूरी कंप्लीट करेंगे यार, है ना. अभी तक अगर आपने नहीं देखे ना तो प्लीज़ जाइए और देखिए इन सबको. ठीक है, सो ये स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहली बात है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया के अंदर, डेफिनेटली यार, है ना. एज वी ऑलरेडी रेड इन द सुप्रीम कोर्ट वाला लेसन ना, तो उसके अंदर हम सब कुछ कर चुके हैं. ट्रस्ट में इसके अलावा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. हमारा टारगेट है बेसिकली टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. आपको वहाँ पर मिशन 2024 लक्ष्य से आशिकी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा सर एंड मैम. अभी हम वहाँ पर पॉलिटी कवर कर रहे हैं एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वहाँ पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स ऑन टाइम अवेलेबल हो जाए. ठीक है, तो लक्ष्मीकांत अभी वहाँ पर पढ़ाई जा रही है आपको, बस ये उसी का पार्ट है. ठीक है, बात करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट है ये इंडिया में कब आया था. 1862 में आया था डेफिनेटली, है ना. तो 1862 में इसको सबसे पहली बार देखा गया. उसके बाद हाई कोर्ट जो थे वो हमारे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में सर एंड मैम सबसे पहले आए थे. फिर 1866 में फोर्थ हाई कोर्ट इलाहाबाद में बना था. बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है. ठीक है सर एंड मैम. फिर आफ्टर 1950 जब आज़ादी वगैरह हमको मिली तो उसके बाद हमने हाई कोर्ट्स बेसिकली प्रोविंशियल बेसिस पे बनाना स्टार्ट कर दिए कि हर स्टेट का, हर प्रोविंस का अपना हाई कोर्ट होगा. ठीक है, अब बेसिकली आपको ये पता लगाना है कि भाई इंडिया में कितने हाई कोर्ट है राइट नाउ, है ना. तो आप सोचोगे 28 हमारे पास स्टेट्स हैं, बाकी यूटीज़ हैं, तो सबके अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, किसी के कंबाइंड भी हाई कोर्ट्स भी हैं. वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा. सेवन्थ अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है टू इस्टेब्लिश ये कॉमन हाई कोर्ट की जब हम बात कर रहे थे. ठीक है, रिमेंबर, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स के लिए. ठीक है, या फिर दो या एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स के लिए. ठीक है, तो उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 25 हाई कोर्ट्स है कंट्री में. 25 हाई कोर्ट्स है, आप चाहे तो देख सकते हैं, गूगल इट. ओके, दिल्ली अलोन हैज़ अ सेपरेट हाई कोर्ट. इतना याद रखना, जितने भी यूटीज़ है ना उन सब में ओनली यूटी है बिकॉज इट्स आपके स्पेशल स्टेटस है इसके पास. तो वो इसके पास जो है वो आपके बात करें तो क्या 1966 से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. उसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का भी कॉमन हाई कोर्ट है ना. एंड इनका जुरिस्डिक्शन जो है अदर यूनियन टेरिटरीज का हो तो डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे चंडीगढ़ का किसके पास है? पंजाब के पास, है ना. एंड हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ एक ही है उनका. तो इस तरीके से याद रखना था अदर. ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 2, 1 और 4 से लेकर के सर एंड मैम अगर हम बात करें, सॉरी, यस, आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक सर एंड मैम अगर हम इसकी बात करें. एंड पार्ट 6 में, ठीक है, पार्ट 6 में ये बेसिकली बताता है कि आपको हाई कोर्ट्स के बारे में, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा ना बस वही पढ़ेंगे हम. ठीक है, कंपोजिशन देख ले, कंपोजिशन देख ले तो सर एंड मैम इसके चीफ जस्टिस एंड जो अदर जजेस हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है बताइए मुझे. एग्जैक्टली यार, कौन बात, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की, किसकी? राष्ट्रपति महोदय की. याद रखना, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट कि कितने जजेस होने चाहिए, कितने जब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस होने चाहिए. ठीक है, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के पास है, उनके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है. एंड प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है? डेफिनेटली, है ना. उसके अलावा बात करें तो चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो चीफ जस्टिस है उस पर्टिकुलर बेसिकली अगर हम बात करें, राष्ट्रपति किससे पूछता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. ठीक है, अच्छा, सेकंड जजेस केस, पूरा केसेस पढ़ा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफर इंडिया. तो 3 जजेस केस जो थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना. तो सेकंड जजेस केस के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देयर इज दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मर्जी तो रहेगी ही. सेकंड जजेस केस में कहा था. थर्ड जजेस में क्या क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ओपाइंड दैट इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. समझ गए? तो कॉलेजियम के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस ले लो, हमने उस टाइम पे बात करी थी, चाहे आप स्टेट्स के हाई कोर्ट के और जजेस की बात कर लो. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में, एनजेएसी, है ना. इसको फिर उड़ा दिया था, किसने उड़ा दिया था? 2015 में. किसने? सुप्रीम कोर्ट ने. ओके, बात कर ले क्वालिफिकेशन की. तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? देखिए सिंपल है यार, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना. सिटीजन तो होना ही चाहिए, बिना देखिए तो है ही, है ना. उसके अगर अब बात करें तो इंडिया के अंदर 10 साल तक की उनकी कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करना होगा चाहिए. ठीक है, या तो वो 10 साल तक आपका एडवोकेट रहा हो कोई हाई कोर्ट में.
ठीक है, या तो 10 साल तक तो आपका या तो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर सर इनमें हम बात करें फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एज। ठीक है, तो मिनिमम एज नहीं है, इतना आप याद रखना, 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना ही करना पड़ेगा। एंड सर एंड मैम, जैसे सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे, उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमने बात करी थी कि भाई वहां पर अगर राष्ट्रपति चाहेंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का अगर किसी का लहजा उस तरीके से रहेगा तो उनको बढ़ा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है सर मैम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में लिखा हुआ है ना, तो याद रखना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है यार। देखिए अब क्या क्या छोड़ना होता है ना, बेसिकली ये सब छोड़ने होते हैं। देखिए ओथ अफर्मेशन तो डेफिनेटली लेगा ही सही, है ना, तो बियर द ट्रूथ एंड फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन सोन इट इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें, सैलरी अलाउंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मेरे से पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। आपका बताइए क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचता है ना। दीज आर द हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हालांकि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे सारा का सारा कवर करवाऊंगा। एंड सर एंड मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नई वाली जो 7th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, उसमें जो एडिशनल चैप्टर्स आए ना वो भी हम डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसको कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इनके टेन्योर की, तो टेन्योर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है इनका, टर्म इनको भी डेफिनेटली नहीं है। 62 ईयर्स बेसिकली अगर हम सर में बात करें तो इनका क्या है, आपका मैक्सिमम एज है। एंड प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इनकी जितनी भी एज रिलेटेड अगर हम बात करें गाइडलाइंस है। उसके अलावा किससे डिस्कस करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड राष्ट्रपति का डिसीजन ही फाइनल होता है, या रिजाइन भी कर सकते हैं राइटिंग टू दी। आपकी जब हम बात करें सर एंड मैम तो राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है इनको रेजिग्नेशन, एंड इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इनको हटाया भी जा सकता है, वही राष्ट्रपति हटाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी बात करें मैंने, पार्लियामेंट की। ठीक है, यहाँ पर चीफ जस्टिस नहीं है, समझ गए, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से देखो इसको। नेक्स्ट बात करें तो अपनी ये सीट वेकेट भी हो सकती है इनकी। मान लीजिए अगर इनका अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाए या फिर इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। रिमूवल किस तरीके से होगा, तो राष्ट्रपति के ही बेसिकली अगर जब बात करें उन्हीं के प्लेजर पे काम करते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल और ऑर्डर ओनली आफ्टर द एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड टू हिम इन द सेम सेशन ऑफ फॉर सच रिमूवल। तो मान लीजिए पार्लियामेंट ने कह दिया कि भाई ये जो है हमको हटवाना है इनको, ठीक है, तो फिर वो इस तरीके से राष्ट्रपति फिर हटाते बाद में। तो डेफिनेटली यार स्पेशल मेजोरिटी आज तक तो कोई हटा नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, है ना। तो या उसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, 2 ग्राउंड होने चाहिए, एक तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना। सेम तरीका है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही। ठीक है, तो जजेस इंक्वायरी केस हम देख चुके हैं यार, 1968 का ये केस है। ठीक है, देख चुके हैं, नहीं देख चुके हैं, बिल्कुल यार, है ना, कि भाई किस तरीके से जो रिमूवल का मोशन है वो 100 मेंबर तो आपको लोकसभा में और 50 मेंबर आपके, जब हम बात करें सर एंड मैम राज्यसभा के केस में मोशन स्टार्ट करने के लिए, फिर स्पीकर इसको सबमिट करेगा मोशन को। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट होता है तो वोटिंग होती, फिर सॉरी वोटिंग नहीं होती, 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है। 3 मेंबर्स की कमेटी बनी, उसके बाद जब हम बात करें या 3 मेंबर की कमेटी बनने के बाद इन्वेस्टिगेट होती है ना। उसमें कौन कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं, एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरीज होते हैं। अगर गिल्टी माना गया, सुनने ने कहानी रटने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर गिल्टी माना गया तो सर एंड मैम ये मोशन जो है वो दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है, एंड फिर इसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ, इनकी जब स्पेशल मेजोरिटी आती है तो अगर पास कर दिया जाता है इस मोशन को, तो फिर राष्ट्रपति को उनको हटाना पड़ता है, जो कि हटाते भी हैं। ठीक है, ओके, तो ये था बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जजेस। अगर 1977 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कि जो ट्रांसफर होता है हाई कोर्ट जजेस का, बीच में बहुत जी जो ज़्यादा ये क्या था, कॉन्ट्रोवर्सी में था, क्योंकि किसी जैसे मान लीजिए बताए बहुत रूडिमेंट्री सी ये लाइन होती है जुडिशरी की, बुरा मत मानना लेकिन होती है यार, है ना, इनके माइंड से बड़ा कंजर्वेटिव होता है ना। और जैसे मान लीजिए तमिलनाडु हाई कोर्ट की जज थी, उनका ट्रांसफर कर दिया था असम हाई कोर्ट में, तो असम नहीं मेघालय हाई कोर्ट में, या फिर त्रिपुरा, ये इसमें से कोई था, है ना। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा उनका ईगो हट हुआ और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि नहीं भाई, एक बड़े स्टेट की हाई कोर्ट की जजेस सुप्रीम चीफ जस्टिस होने के बावजूद उनको एक छोटे से स्टेट के हाई कोर्ट की जज बना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होते हैं यार, है ना। तो या तो पब्लिक इंटरेस्ट में नॉट बाय द वे ऑफ पनिशमेंट ही होना चाहिए, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आपको ट्रांसफर किया जा रहा है तो। फिर 1994 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू नेसेसरी है, कि भाई जो ये ट्रांसफर ऑफ जजेस है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं हो रहा ना, इसलिए तो सो यस। एंड जो जज बेसिकली उसका जिसका ट्रांसफर हुआ है वही चैलेंज कर सकता है उसको। ठीक है, तो थर्ड जज केस में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट से ज़्यादा दिक्कत है यार इसमें, किसमें, ट्रांसफर में। ठीक है, बड़ा वो है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स भी होने चाहिए, वन फ्रॉम विच
यानी कि वो वाला जिस स्टेट से ट्रांसफर हो रहा है, और वन वो वाला जहाँ से बेसिकली जाने वाले हैं, ठीक है। Thus, the sole opinion of the Chief Justice of India does not consult with the consultation process। ये थर्ड जजेस केस में था। अगर नहीं पढ़ा आपने तो पढ़ लेना, केस डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस को, जब उसकी वैकेंट हो जाए, एब्सेंट हो जाए, या फिर अनेबल टू परफॉर्म है। सिंपल है। एडिशनल जज और एक्टिंग जजेस कौन होते हैं? सिंपल है, ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड ये टेम्पररी बेसिस पे होता है, 2 साल से ज़्यादा को अपॉइंटमेंट नहीं होता, वो तभी तो टेम्पररी है ना। ठीक है, तो देर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट जब हो जाए, या फिर अरियर्स ऑफ वर्क आ जाए। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है कैन ऑल्सो अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। ओके, रिटायर्ड जज कौन होते हैं? देखिए, रिटायर्ड जज जो है ना, रिटायर कौन होते हैं? जिनका डेफिनेटली रिटायरमेंट हो गया हो, लेकिन इनको वापस लाया जा सकता है टेम्पररी पीरियड के लिए, लेकिन इसके लिए प्रीवियस कंसेंट होना चाहिए राष्ट्रपति का, जिसको प्रायर कंसेंट हम बोलते हैं, एंड ऑल्सो द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड, डेफिनेटली उनका तो चाहिए ना। ठीक है, तो उनके जो जजेस, ये इनका जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं ना, ये पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती, ये राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, और सेम इंजॉय करते हैं ये सब चीज़ें। ओके, अब ये फिर आ गया मेंस के लिए आपके लिए कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट क्यों ज़रूरी है, क्या ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो इसके बहुत क्विक देख लेते हैं भैया कि देखिए, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, डेफिनेटली इसके अंदर सरकार का उतना रोल नहीं है। अब है कि नहीं है, चलिए वो तो डिबेट फिर किसी दिन हम करेंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ तो ये लिखा हुआ है ना, हमको भी ये लिखना एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, है ना, कि भाई हटा नहीं सकते हो इस तरीके से, और इनको हटाने का प्रोसेस बड़ा तगड़ा है इसलिए, और आज तक भी हटाया भी नहीं गया। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस की अगर हम बात करें सर मैम, तो सैलरी कम नहीं होती, ये सब चीज़ें, और एक्सपेंसेस इनके कंसोलिडेटेड फंड से जाते हैं, जो कि हर पार्लियामेंट से पास किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कंडक्ट ऑफ जजेस के नॉट बी डिस्कस। ठीक है, कहाँ पर आपके कहीं भी। ठीक है, और अगर हम बात करें बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ताकि वो बायस ना रहें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, तो इनके पास पावर भी है, अगर कोई इनका कंटेम्प्ट करता है, निरादर करता है, तो भी एक्शन ले सकते हैं। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ। ठीक है, तो ये भी अगर हम बात करें तो इनकी इंडिपेंडेंस का ही एक वन ऑफ द वे है। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टल्ड, एंड सिर्फ एक्सपेंड ही किया जा सकता है, एक बार बढ़ाने के बाद कम नहीं किया जा सकता। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी में सेपरेशन ऑफ पावर कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, मुझे बताना। बड़ा ही सिंपल है ना, बड़ा ही सिंपल है। नाउ अब हम बात करेंगे सर में ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट की। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना, मिस मत करना। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ल्यूसिड वे में, स्मूथ वे में कंप्लीट करते हुए चलेंगे सर एंड मैम। बात करें, एक हाई कोर्ट एंजॉयज द फॉलोइंग, जैसे हम बात करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था, रेट अपेलेट सुपरवाइजरी, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर किस तरीके से इनका कंट्रोल रहता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वहाँ से इनकी पावर आती है। लेटर पेटेंट, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, आईपीसी, सीपीसी, सीवीसी। लेकिन अब तो इनको क्या कर दिया, अब इनको सर मैम रिप्लेस कर दिया गया है आपके जो नए संहिता, नए कानून जो आ गए हैं, न्यू क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, उन पे बहुत जल्दी लेक्चर आएगा, लेकिन उसके लिए आपका चाहिए मुझे सपोर्ट, एंड कमेंट्स में बताना चाहिए तो ओरिजिनल, लेकिन मोर और लेस पावर तो सेम ही है। अच्छा, बात कर लें जो आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जब हम बात करते हैं इनका, या जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सर मैम, तो कोर्ट भाई ऐसे 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 केसेस हैं जिन पे फर्स्ट चांस में ही यहाँ पर ही हियर किया जाता है, ना कि वे ऑफ अपील। जैसे मान लीजिए सबॉर्डिनेट, बहुत अच्छे से सुनना, मान लीजिए सबॉर्डिनेट कोर्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर आपका कोई केस आ गया, अच्छा नहीं लगा उसका जजमेंट, जाकर के आपने हाई कोर्ट पे क्या कर दिया, अपील। नहीं सर मैम, ये वो वाले केस नहीं है, यहाँ वो केस है जो कि सीधे ही आप हाई कोर्ट पे जा सकते हैं ना, वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है, ये पावर है, समझ गए। तो ये वो ये यार, अब कौन कौन से मैटर्स हैं कि भाई, मैटर्स ऑफ एडमायरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली इज द फर्स्ट। उसके अगर बात करें, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यस, ये आप मुझे पता था यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, पार्लियामेंट का नाम आते ही आप सोचोगे नहीं ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, स्टेट लेजिस्लेचर चलो मान सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ना ना नो, सुप्रीम कोर्ट होगा। नहीं सर मैम, जिस स्टेट का वो अगर हम बात करें सांसद है ना, उस स्टेट के हाई कोर्ट में केस जाता है, ये हमेशा याद रखना। रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर्स, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन में ये भी ज्यूरिसडिक्शन का ओरिजिनल है। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंदर जाता है, मुझे बताना, क्या वो आर्टिकल बताइएगा, क्या है, 226 है या फिर क्या है ना, बताइएगा।
दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन से आर्टिकल के अंदर, जैसे आर्टिकल 13 के अंदर हम कहाँ पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 13 में, ठीक है, उस तरीके से। यस। अब ऐसे केसेस जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से आए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के लिए आपके हाई कोर्ट में आते हैं। कभी सुना आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज ने कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट कर दिया हो? ना ना, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। चार हाई कोर्ट, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यू, ठीक है, समझ के, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली में इनके ज़्यादा है। तो 1973 के पहले कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास का ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन था, देयर वाज फुली अबॉलिश्ड बाय आपके जो सीपीसी है 1973 में, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स की तरह उनका वो हो गया। रिट जुरिडिक्शन की बात करते हैं, ये देखिए आर्टिकल 226 के अंदर हम बात करते हैं, सरन मैम, हाई कोर्ट के पास अगर कोई रिट आता है तो उस पर आपके, अगर हम बात करें हैबियस कॉर्पस हुआ, मैंडेमस सर्टियोरारी, डिस्कस कर चुके हैं क्या सर? कर दिया ना भाई, कर दिया। या तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, या फिर पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए है भाई, पूरी प्लेलिस्ट बना के बताइए, है ना। को वारंटो, इनके हम बात कर चुके, इन डिटेल वापस नहीं बता सकता, वहाँ पर जाकर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट के पास अगर इश्यू कोई भी पर्सन अथॉरिटी गवर्नमेंट करती है तो सिंपल है यार, उसको सुनता ही है। बात करते हैं, अच्छा केस है इसमें, चंद्र कुमार केस वर्सेस, यस राइट, 1997 का एक केस है। उसके अंदर कहा था कि भाई जितना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो या तो अमेंडमेंट के थ्रू उसको हटा नहीं सकते इस वाली पावर को, तो इसी ये कहा गया था। बहुत सारे केसेस पढ़ा दिए यार, जा करके देखो आप। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? अगर अपील कर दी गई सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में, सिंपल है, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गया आपका। सिविल मैटर्स जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका जजमेंट आया, आपको पसंद नहीं आया, वो ऊपर चले गए, या फिर स्टिपुलेटेड लिमिट नहीं है कोई रेवेन्यू मैटर में, जैसे मान लीजिए क्या लिमिट है इसकी, बताइए क्या लिमिट है इसकी, सर्च करना गूगल पे, बताना मुझे, ठीक है, कि भाई इतना एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, जैसे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, कितना है, कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हियर नहीं कर सकते उनसे रिलेटेड केस, फिर उस हाई कोर्ट में जाता है ऐसे, ठीक है। सेकंड अपील की अगर हम बात करें तो ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ये मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में, ठीक है। बस इतना याद रखो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो आते हैं उनको अपेलेट आपके बोलते हैं, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। उसके अलावा बात करें तो जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, कैट वगैरह, तो बेसिकली कहाँ पर जाता है इनका भी, हाई कोर्ट्स में जाता है, ठीक है। एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ आपको, क्रिमिनल मैटर्स में अगर 7 साल से ज़्यादा की आपको किसी को कैद हुई है तो वो मैटर भी आपके, अगर उसने अब उसके खिलाफ अपील करनी होगी तो हाई कोर्ट में करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है कि जब भी अपील की जाती है ना, तो लॉयर को वहाँ के जैसे मान लीजिए सेशन कोर्ट है या फिर क्रिमिनल कोर्ट है आपके, है ना, जो सेशन कोर्ट होता है, वहाँ से जज से रिटर्न में लेना पड़ता है कि भाई हम अपील करना चाहते हैं, आप परमिशन दो, तो जज के कंसेंट पे बेस्ड है वो। दूसरी अगर हम बात करें, मान लीजिए डेथ पेनल्टी दे दी गई, है ना, कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई किसी भी सेशन कोर्ट ने, तो बेसिकली हाई कोर्ट ही कंफर्म करेगा उसको एग्जीक्यूशन के पहले, समझ गए आप। भले वो अपील करे ना करे, अगर अपील करता है तो अच्छी बात है, हाई कोर्ट में जाती है बात है ना, एंड नहीं करते हैं तो फिर उसको हाई कोर्ट ही साइन करता है बाकी, ठीक है। तो हाई कोर्ट का परमिशन और हाई कोर्ट का ही कंफर्मेशन चाहिए चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केस हैं सीपीसी के, वो भी कहाँ पर जाते हैं आपके, हाई कोर्ट में। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सर एंड मैम। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो पावर टू सुपर इंटेंस ओवर ऑल अदर कोर्ट्स एंड आपके जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सर एंड मैम, जैसे एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पर मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई केस कहीं पे बहुत अटका हुआ है या फिर बहुत माल फंक्शन करप्शन अगर देखा को मिलता है, तो हाई कोर्ट केस ट्रांसफर कर देता है, कॉल्स फॉर रिटर्न कर देता है, ये सब चीज़ें करते हैं, है ना। प्रिस्क्राइब करता है फॉर्म्स की भाई एंट्रीज, बुक्स, अकाउंट्स, ये सब चीज़, ठीक है, कि भाई रखो इसको सब संभाल के। सेटल द फी पेबल फॉर द शेरिफ, क्लर्क, ऑफिसर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, इनके लिए। तो बस ये यार सुपर इंटेंडेंस करता है, जाने कि जितने भी एक्शंस हैं सुओ मोटो भी ले सकता है, अपील के थ्रू भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इसके अंदर आता है। कोई ऐसा आपका इन डिटेल जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेगा कभी ज़िंदगी में, नहीं पूछेगा, ठीक है। बात करें कंट्रोल ओवर आपके सबऑर्डिनेट कोर्स, तो कंट्रोल भी करता है डेफिनेटली। उसके अलावा बात करें तो यस डेफिनेटली यार, कंट्रोल तो करेगा डेफिनेटली। सुपरवाइजरी फंक्शन, ज्यूरिसडिक्शन फंक्शन होता है ये इनके पास, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है हाई कोर्ट का, ना ही सिर्फ उसके जजेस वगैरह पे बल्कि पूरे स्टाफ पे, ठीक है, पूरे स्टाफ पर रहता है। एंड अब जैसे मान लीजिए अब हाई कोर्ट है, उनके उनके जजेस से उन हाई कोर्ट से डेफिनेटली यार आपका गवर्नर पूछता है, यही सही है ना। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव आपके कंट्रोल में आता है, ठीक है, कि भाई अपॉइंटमेंट करें, पोस्टिंग करें, प्रमोशन करें, लीव दें, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें, तो ये किसके अंदर आता है, ये सब आते हैं आपके हाई कोर्ट के अंदर। ये देखो, ये विड्रॉ भी कर सकता है कोई केस अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में डेफिनेटली अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, पेंडिंग है, एंड इफ इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उसमें इंटरप्रिटेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की,
तो बेसिकली अपने पास रख लेता है ये, ठीक है। ओके, बस यही था यार। सो नेक्स्ट हमारा एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो दो पावर्स है इसके अंदर इसके पास। पहला तो है कि बस मैम ये इनके जितने भी केस प्रोसीडिंग जजमेंट्स होते हैं उनका उनके टेस्टिमोनी उनके रिकॉर्ड बना करके रखते हैं एज एन एविडेंटरी वैल्यू। एंड यही कोर्ट, यही केसेस, यही जो शब्द डॉक्यूमेंट्स आगे जाकर के आपके लीगल प्रेसिडेंट्स बनते हैं, लीगल रेफरेंसेस बनते हैं जिन केसेस को हम पढ़ते हैं, राइट। सेकंड पावर इसके अंदर की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करता है एज अ कोर्ट ऑफ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ट्रस्ट में ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई जो हमारा हाई कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की किस कौन सी बेसिकली कैटेगरी में उनका ये वाला हक आता है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहता है। अनएक्सपेक्टेड बट यस। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, बट इनका जो एक्सप्रेशन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में डिफाइंड है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1971 का ये एक्ट है उसके जरिए डिफाइंड है ना। बस वही यार, ब्रीच ऑफ वैल्यूज, ब्रीच ऑफ एनी डायरेक्शन, जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर ड्यू कोर्स होता है, प्रिजुडाइसिस है, ये सब चीज़ें। आगे बढ़े। एज अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डेफिनेटली पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो इसके पास है ही, एंड इट इज़ आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। तो जैसे कोई लेजिस्लेटिव एक्ट आया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, तो उसके खिलाफ ही जाकर के उसकी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, बताने की जरूरत नहीं है यार, काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है। कोई अगर आपके पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी आउटसाइड है, एंड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का खतरनाक वायलेशन हो रहा है, तो ये सब पता ही ना आपको। 42nd अमेंडमेंट 1976 में कर्टेल कर दिया गया था रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट, लेकिन 43rd ने वापस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिस्टोर कर दी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। तो नल एंड वॉइड हो गया है, तो राइट, एक तरीके से। ओके, ये बेसिकली आपके हाई कोर्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले आपका इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद कहाँ पर? 1866 में सर मैम, ठीक है। उसके बाद अलावा आपका अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश है, इसके कहाँ पर हेडक्वार्टर है? अमरावती में सर मैम, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें देखिए महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी बेंचेस भी है, जैसे इलाहाबाद की एक बेंच है लखनऊ में, लखनऊ इज द कैपिटल, ठीक है। एंड बेंचेस एट नागपुर, पणजी एंड औरंगाबाद, किसकी? बॉम्बे की। कैलकाटा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार की है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि बेंच है। सर्किट बेंच कहाँ पर है? इसकी पोर्ट ब्लेयर में, जो कि कहाँ है? आपके अंडमान में। छत्तीसगढ़ की, डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। दिल्ली, बेसिकली दिल्ली की दिल्ली में है। गुवाहाटी, देखिए इसमें आते हैं ज़बरदस्त, आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा इसके पास है ना। गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि मेन बेंच है। और इसके अलावा अदर बेंचेस, सर्किट बेंचेस की बात करें तो कोहिमा, आइजवाल एंड ईटानगर, ये कैपिटल्स है। कोहिमा आपके नागालैंड, मिजोरम की आपके आइजवाल एंड अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। आगे बढ़े। गुजरात की अहमदाबाद में, हिमाचल शिमला, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, जम्मू में, झारखंड की रांची में, जो कि कैपिटल भी है, कर्नाटका की बैंगलोर में। केरला एंड लक्षद्वीप की आपकी एर्नाकुलम, लक्षद्वीप इज द आइलैंड। मध्य प्रदेश की जबलपुर में है, इसकी बेंचेस आपकी ग्वालियर एंड इंदौर में, ठीक है। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की चेन्नई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय की आपकी शिलोंग, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी जाकर के आप मत करना है ना, कोई गलती मत करना। आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, ठीक है। मेघालय की शिलोंग है, उड़ीसा की कटक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो या डेफिनेटली बिहार की पटना है ना, बिहार की पटना। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मैंने जैसा कहा था चंडीगढ़ में ये आपके है। राजस्थान के जोधपुर में है, और इसकी बेंच आपके जयपुर में है। पहले हटा दी गई थी जयपुर में, फिर वापस से लेकर के आगे कभी राजस्थान पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। सिक्किम गैंगटॉक में है। तेलंगाना के आपके हैदराबाद में, जो कि कैपिटल है। त्रिपुरा आपके अगरतला में है ना। उसके अलावा त्रिपुरा की आपकी अगरतला, उत्तराखंड नैनीताल है, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ आपके मैटर है, यानी कि आर्टिकल से इंपॉर्टेंट, जो कि मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ। फिर से देख लेते हैं। आपके 2214 जो आपका आर्टिकल है, उसके अंदर हाई कोर्ट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर के अंदर, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या तो आप एक बार इस पर नज़र दौड़ा लेना यार, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको मेंशन कर लेना किसी पर्टिकुलर पेज में। मैंने खुद भी यार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक शॉर्ट नोट्स बोल लीजिए, आप वन लाइनर्स बोल लीजिए, बना करके रख रखें, कभी चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।